19वीं सदी में इंग्लैंड विश्वव्यापी व्यापार में शामिल हो गए। वे अन्य उपनिवेशों से रेशम और मसाले लाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलती से जॉम्बी वायरस भी ले आते हैं और जल्द ही ये राक्षस पूरे देश में फैल जाते हैं। लाखों लोग मरते हैं और दिमाग की भूख के साथ जॉम्बी के रूप में फिर से जीवित हो जाते हैं और स्वस्थ नागरिक चीन और जापान से घातक कलाओं का अध्ययन करना शुरू कर। आखिरकार सरकार ग्रैंड बैरियर का निर्माण कर, जो लंदन को घेरने वाली 100 फुट की दीवार। फिर वे रॉयल कैनाल जोड़ते हैं, जो एक बहुत गहरी खाई है जो शहर और इसकी दीवारों दोनों को घेर। दीवार और खाई के बीच की जमीन को इन बीटवीन के नाम से जाना जाता। केंट की दूसरी लड़ाई में नहर के पार एक पुल टूट जाता है और जॉम्बी इन बीटवीन के सभी ग्रामीणों को मार देते हैं, जिससे राजा पागल हो जाता। लड़ाई खत्म होने के बाद वह एक को छोड़कर सभी पुलों को नष्ट करने का आदेश देता। जल्द ही लॉर्ड्स और लेडीज लंदन छोड़कर अपने किलेबंद एस्टेट में रहने लगते हैं। एक दिन कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर काउंटी में एक एस्टेट में पहुंचता है, क्योंकि उसने एक कांटे हुए व्यक्ति के बारे में सुना है। एक गार्ड प्रवेश द्वार पर उसकी पहचान की जांच करता है और उसे एक सुरंग में ले जाता है, जहां एक पुजारी उसके नंगे शरीर को देखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे काटा नहीं गया है। फिर उसे आखिरकार घर में जाने दिया जाता है, जहां मिसेस फेदरस्टोन दोस्तों के साथ ताश खेल रही हो। वह कसम खाती है कि यहां किसी को काटा नहीं गया है और सालों से कोई जॉम्बी उसके घर में नहीं आया है। यह दिखावा करते हुए कि वह भी खेलना चाहता है, डार्सी एक मेज पर बैठता है और सड़े हुए मक्खियों की एक शीशी निकालता है। वह उन्हें कमरे में छोड़ता है और समझाता है कि वे सड़े हुए मांस का पता लगा सकती हैं। मक्खियां एक आदमी पर उतरने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए उड़ती हैं, जिसका मतलब है कि वह धीरे धीरे एक जॉम्बी में बदल रहा है। डार्सी तुरंत अपना गिलास तोड़ता है और उस आदमी के चेहरे पर वार करता है और फिर अपने ब्लेड से उसका सिर काट देता है। इसके बाद डार्सी पूछता है कि क्या इस आदमी ने घर में किसी को संक्रमित किया हो सकता है। फेदरस्टोन इससे इनकार करता है, इसलिए डार्सी जॉम्बी का सिर लात मारकर उड़ा देता है ताकि मेहमानों को शर्मसार किया जा सके। हालांकि फेदरस्टोन की बेटी झूठ बोलना बंद कर देती है और संक्रमित व्यक्ति की भतीजी की जांच करने के लिए ऊपर की ओर भागती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। लड़की पहले ही पलट चुकी है और कर्मचारियों पर हमला कर चुकी है, और अब वह फेदरस्टोन की बेटी पर भी हमला करती है। इस बीच मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के हथियार और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे लाशों से खुद का बचाव कर सकें। हालांकि उनकी मां मिसेस बेनेट इससे खुश नहीं है और चाहती हैं कि वे शादी करने पर ध्यान दें। एलिजाबेथ को छोड़कर सभी बहनें इसके लिए उत्साहित हैं, जो सामाजिक समारोहों की प्रशंसक नहीं है। वे सभी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, लेकिन फिर भी उनमें हथियार छिपाना सुनिश्चित करती हैं। बाद में पार्टी में बिंगले डार्सी के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन जब वह जेन को देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है और तुरंत उससे प्यार करने लगता है। वह उसे नाचने के लिए कहता है और वे साथ में खूब मस्ती करते हैं। बाद में बिंगले जोर देकर कहता है कि डार्सी को भी नाचना चाहिए और उसे एलिजाबेथ से पूछने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी कहता है कि वह सहनीय है, लेकिन उसे लुभाने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं है। एलिजाबेथ यह सुनती है और चली जाती है, लेकिन गलती से एक बोतल गिर जाती है और सभी के सामने खुद को शर्मिंदा कर लेती है। बाहर निकलते ही एलिजाबेथ रोने लगती है, लेकिन फेदरस्टोन उसे बीच में रोक देता है, जो एक जॉम्बी बन गया है। वह अभी भी बात कर सकती है और एलिजाबेथ को कुछ बताना चाहती है। हालांकि डार्सी पहले उसके सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बहुत से लोग उन्हें देखने के लिए बाहर आते हैं। उस पल एक और जॉम्बी दिखाई देता है और गार्ड हमले की घोषणा करने के लिए घंटी बजाते हैं। जब ज्यादातर मेहमान छिपने के लिए भागते हैं, तो बेनेट बहनें अपने हथियार निकालती हैं और जॉम्बी से लड़ना शुरू कर देती हैं। वे बिना किसी दया के लड़ते हैं, अपने ब्लेड के सटीक वार और अच्छी तरह से लगाए गए किक से हर प्राणी को नीचे गिराते हैं। एलिजाबेथ को लड़ते हुए देखकर डार्सी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। उसके बाद सभी जॉम्बी के शव जला दिए जाते हैं। जब बहनें घर जाती हैं, तो जेन बिंगले के बारे में बात करना बंद नहीं कर पाती है, जबकि एलिजाबेथ डार्सी के शिष्टाचार और गर्व के बारे में चिल्लाना बंद नहीं करती है, जबकि वह प्रशिक्षण लेती है जिससे उसकी हरकतें और घूंसें
और भी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। अगले दिन जेन को बिंगले के साथ चाय पीने का निमंत्रण मिलता है। मिसेस बेनेट उसे कोच की जगह घोड़ा लेने के लिए कहती हैं, ताकि अगर बारिश हो तो उसे रात भर रुकने के लिए कहा जा सके। वहां जाते समय कुछ कुत्ते भागते हैं, क्योंकि उनका पीछा एक जॉम्बी कर रहा है। जेन गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका घोड़ा डर जाता है और भागने से पहले उसे गिरा देता है। फिर जेन गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक पीछे हट जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब जॉम्बी आखिरकार उस पर हमला करता है, तो जेन अपना चाकू निकालती है और हाथापाई करती है। जल्दी से जॉम्बी के हाथ काट देती है और उसके पैर काट देती है। जब वह गिर जाता है, तो वह उसकी छाती पर लात मारती है और उसे मारने के लिए उसके सिर पर वार करती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, जेन एक जॉम्बी मां को देखती है, जो अपनी बाहों में एक संक्रमित बच्चे के साथ उसके पास आ रही है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगले के घर पहुंचती है। पता चलता है कि उन्हें जेन फ्लू से पीड़ित मिली थी, इसलिए उसने रात बुखार के साथ वहां बिताई और एलिजाबेथ उसे देखने आई। हालांकि डार्सी को चिंता है कि जेन संक्रमित हो सकती है, इसलिए जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहा होता है, तो वह सड़े हुए मक्खियों को छोड़ देता है। छोटे कीड़े जेन पर प्रतिक्रिया नहीं करते और एलिजाबेथ आसानी से उन सभी को पकड़ लेती है। वह उन्हें अपनी मुट्ठी में दबा लेती है और फिर उन्हें व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ डार्सी को वापस दे देती है। इसके बाद जेन बिंगले और उसके मेहमानों के साथ शामिल हो जाती है, लेकिन वह ताश खेलने के उनके निमंत्रण को यह कहते हुए ठुकरा देती है कि उसे पढ़ना पसंद है। इस बात पर बहस होती है कि एक असली महिला क्या होती है, और डार्सी को नहीं पता कि वह इससे प्रभावित है या नफरत करता है। उस रात एलिजाबेथ चुपके से डार्सी को बाहर ट्रेनिंग करते हुए देखती है। अगले दिन बाकी बेनेट बहनें और मां जेन और एलिजाबेथ को लेने आती हैं। बिंगले चाहता है कि वे रुकें, लेकिन डार्सी उसे संक्रमण के जोखिम की याद दिलाता है। एलिजाबेथ के साथ उसकी एक और बहस होती है, जिसमें वह बताता है कि उसे पता है कि उसने उसे कल रात देखा था। सभी को खुश रखने के लिए मिसेस बेनेट बिंगले को लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए गेंद फेंकने के लिए मना लेती है। घर के रास्ते में वे देखते हैं कि स्थानीय अनाथालय गिर गया है और अब जॉम्बी अनाथ जंगल में भटक रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट अपने परिवार को चचेरे भाई कोलिंस से मिलवाते हैं, जो बेनेट के गुजर जाने पर संपत्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि महिलाएं वारिस नहीं हो सकती। दोपहर के भोजन के दौरान कोलिंस उन्हें बताता है कि उसकी संरक्षिका लेडी कैथरीन है, जो एक अद्भुत तलवारबाज है जिसने जॉम्बी युद्ध के दौरान चमत्कार किए थे। वह जेन में भी रुचि दिखाता है, हालांकि मिसेस बेनेट तुरंत उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि जेन के पास पहले से ही बिंगले है और इसके बदले एलिजाबेथ को प्रस्ताव देती है। दोपहर में कोलिंस और बहनें अपनी चाची से मिलने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन वे सड़क पर रुक जाती हैं जब उन्हें एक गिरी हुई गाड़ी मिलती है, जिस पर एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही होती है। बहनें अपने हथियार तैयार करती हैं और जब महिला बाहर आती है तो वे गोली चलाती हैं, क्योंकि वह एक जॉम्बी है। जेन उसे पहाड़ी से नीचे लात मारकर खत्म कर देती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, एलिजाबेथ सभी हथियार उठाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन कोलिंस उसकी मदद करने के बजाय उसे वापस उसकी बाहों में रख देता है। जब वे शहर में पहुंचते हैं, तो वे नए सैनिकों को देखते हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट विकम से मिलती है और वे तुरंत घुल मिल जाते हैं। डार्सी पास में ही सवारी कर रहा है और उन्हें देखकर ईर्ष्या करता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला जाता है। विकम एलिजाबेथ को बताता है कि पैसे को लेकर कुछ पारिवारिक मुद्दों के कारण उसके और डार्सी के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। उस रात सभी लोग बॉल में जाते हैं और जेन बिंगले के साथ समय बिताती है। एलिजाबेथ विकम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोलिंस उसे बहुत ऊर्जा और उत्साह दिखाते हुए नृत्य करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद डार्सी भी उसके साथ नृत्य करने के लिए कहता है, लेकिन कोलिंस इस पल को अजीब बना देता है और उन्हें दूर जाने के लिए मजबूर करता है। बाहर निकलते समय डार्सी ने मिसेस बेनेट को बिंगले के साथ जेन के भविष्य के बारे में बात करते हुए सुन लिया और अपने पैसे पर जोर दिया।
इस बीच एलिजाबेथ बिंगले से टकराती है और उन्हें एक शोर सुनाई देता है। जब वे पीछे मुड़ते हैं तो वे देखते हैं कि एक नौकर पर जॉम्बी हमला कर रहा है। दोनों कुल्हाड़ी लेकर नीचे की ओर जाते हैं। हालांकि जॉम्बी बिंगले को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। एलिजाबेथ तुरंत नीचे खिसक जाती है और अपने दोस्त को देखने से पहले जॉम्बी को नीचे गिरा देती है। लेकिन जब वह ऊपर देखती है तो उसे नीचे छिपे सभी जॉम्बी अनाथों का पता चलता है। वह उनसे पूछती है कि वे कैसे अंदर घुसे, और एक बच्चा कहता है कि उनके नए दोस्त ने उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखाया। उस समय डार्सी आता है और जॉम्बी से लड़ना शुरू कर देता है। अपने ब्लेड के तेज वॉर और रसोई के चाकू की मदद से उन सभी को जल्दी से हरा देता है। एक जॉम्बी को ओवन में भी धकेल दिया जाता है। फिर डार्सी पूछता है कि क्या बिंगले को काटा गया था, और उसे भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एलिजाबेथ उसे आश्वस्त करती है कि बिंगले बस गिर गया। जाने से पहले एलिजाबेथ बताती है कि उसे पता चलता है कि वह एक बेहतरीन योद्धा है, लेकिन एक बुरा दोस्त है। अगले दिन जेन को बिंगले से एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि उसका परिवार लंदन वापस जा रहा है और वह डार्सी की बहन से प्रेम करना शुरू कर देगा। दोपहर के भोजन के दौरान कोलिंस एलिजाबेथ से उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उसे अपने हथियार छोड़ने होंगे और अब जॉम्बी से नहीं लड़ना होगा। एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और प्रशिक्षण द्वारा अपनी कुंठाओं को दूर करने के लिए बाहर भागती है। उसकी मां उसे इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को ठुकराने के लिए डांटती है, लेकिन उसके पिता उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। एलिजाबेथ अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए गले लगाती है, लेकिन उसकी मां उसे परेशान करती रहती है। इसलिए वह थोड़ी शांति पाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जंगल में एलिजाबेथ ने 4 पुरुषों के ऊपर पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए देखा, जिनके सिर पर टोपियां थीं। उसके बाद विकम उसके पास आता है और जब वह पलटती है तो चारों पुरुष जा चुके होते हैं। विकम कहता है कि उसने उसे एक विशेष स्थान पर आमंत्रित करने से पहले कुछ भी नहीं देखा था। कुछ क्षण बाद वे एक चर्च में पहुंचते हैं जहां एक पादरी धर्मोपदेश पढ़ रहा होता है। जब भीड़ पलटती है तो एलिजाबेथ यह देखकर चौंक जाती है कि वे सभी ज़ॉम्बी हैं। विकम उसे हथियार पकड़ने से रोकता है और वे पुजारी को उन्हें सूअर का दिमाग खिलाते हुए देखते हैं। यह पता चलता है कि संक्रमित लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदलते हैं यदि वे मानव मस्तिष्क नहीं खाते हैं, और विकम को लगता है कि ज़ॉम्बी और मनुष्यों के बीच समझ तक पहुंचने की यही कुंजी है। एलिजाबेथ सहमत होती है और बताती है कि उन्हें इस विचार को राजघराने तक ले जाना चाहिए। हालांकि विकम समझाता है कि युद्ध ने देश को लगभग दिवालिया बना दिया है, इसलिए उसके पास मदद के लिए जाने के लिए कोई नहीं है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की एक दोस्त उसे बताती है कि उसकी कोलिंस से सगाई हो गई है और उसे ससुराल वालों से मिलने के लिए अपने साथी के रूप में आने के लिए कहती है। कोलिंस की संपत्ति पर एलिजाबेथ एक तस्वीर देखकर खुश होती है जिसमें कैथरीन लूसीफेर को मारती हुई दिखाई देती है। ज़ॉम्बी सर्वनाश के 4 घुड़सवारों की एक पेंटिंग भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंत के करीब आने पर दिखाई देते हैं। एलिजाबेथ को पता चलता है कि वे वही लोग हैं जिन्हें उसने जंगल में देखा था। फिर वह आखिरकार कैथरीन और उसकी बेटी से मिलती है। एलिजाबेथ यह देखकर चौंक जाती है कि डार्सी भी वहां है और उसे पता चलता है कि वह कैथरीन का भतीजा है। जल्द ही विकम भी आ जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे आमंत्रित किया था ताकि वह अपनी योजना के लिए आवश्यक धन मांग सके। कैथरीन को लगता है कि ज़ॉम्बी से दोस्ती करने का विचार हास्यास्पद है और वे कभी किसी नेता की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन कॉलिंस बताते हैं कि बाइबल कहती है कि एंटी क्रिस्ट मरे हुओं का नेतृत्व करेगा। डार्सी कैथरीन की राय का समर्थन करता है और जब विकम अपने पिता का जिक्र करता है तो वह क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह गार्ड से उसे बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ डार्सी से कहती है कि वह मरे हुओं की तरह ही बेरहम है। जाने से पहले विकम उसे याद दिलाता है कि हिसाब किताब का दिन आ रहा है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वह उसे कमतर समझता है, लेकिन वह अभी भी उसके प्रति आकर्षित है, इसलिए वह उससे शादी करने के लिए कहता है। एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है
और जेन और बिंगले के साथ जो कुछ भी उसने किया उसके लिए उसे फटकार लगाती है, लेकिन डार्सी उसके हस्तक्षेप का बचाव करता है। क्रोधित एलिजाबेथ उसे लात मारती है और पोकर से उस पर हमला करने से पहले उस पर ढेर सारी चीजें फेंकती है। वह जल्दी से अपना बचाव करता है और वे टेबल पर एक समझौता करने वाली स्थिति में आ जाते हैं। उनका तर्क एक पूर्ण लड़ाई में बदल जाता है और वे एक दूसरे अजीब स्थिति में आने से पहले कई बार वार करते हैं। जब एलिजाबेथ कहती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी, तो डार्सी आखिरकार चला जाता है और वह टूट जाती है। बाद में एलिजाबेथ को डार्सी से एक पत्र मिलता है जिसमें वह खुद को समझाता है। वह कहता है कि उसका जेन को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, उसने केवल बिंगले को मिसेस बेनेट से बचाने के लिए भेजा था। वह यह भी बताता है कि जब वह जॉम्बी बन गया तो उसे अपने पिता को मारना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने विकम को वह पैसा दिया जो उससे वादा किया गया था। हालांकि विकम बार बार पैसे के लिए वापस आता रहा और डार्सी के पैसे न देने पर नाराज हो गया। फिर विकम ने पैसे के लिए डार्सी की किशोर बहन से शादी करने की कोशिश की, लेकिन डार्सी ने उसे समय रहते बचा लिया। अंत में डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि वह उसके लिए उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, इसलिए अपने दिल टूटने को भूलने के लिए वह नवीनतम जॉम्बी हमले से लड़ने के लिए लंदन चला गया है। उसे लगता है कि कोई जॉम्बी का नेतृत्व कर रहा है क्योंकि हमले बहुत संगठित थे। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो वह यह जानकर भयभीत हो जाती है कि विकम सबसे छोटी बहन लिडिया के साथ भाग गया है। वह अनुमान लगाती है कि वह उसे जॉम्बी चर्च ले गया होगा। उस रात एलिजाबेथ से कैथरीन मिलने आती है, जो घोषणा करती है कि अगर एलिजाबेथ पहले उससे शादी नहीं करती है तो डार्सी उसकी बेटी से शादी करेगा। एलिजाबेथ आजकल डार्सी को बेहतर नजरिए से देख रही है, लेकिन वह अभी भी रिश्ते को लेकर अनिश्चित है, इसलिए कैथरीन उसे अपने गार्ड के खिलाफ द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। वह आदमी बड़ा और मजबूत है, इसलिए वह काफी खतरनाक घूंसे मारता है और एलिजाबेथ के हमलों को आसानी से रोक देता है। वह तब भी हार नहीं मानती जब वह उसका गला घोंटता है और उसके हाथ को तोड़ने से पहले उसके चेहरे पर वार करता है। एक बेहतरीन किक के साथ वह उसे एक बीम पर फेंकती है जो टूट जाती है और छत का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है। कैथरीन अपनी तलवारों से एलिजाबेथ को घेर लेती है, लेकिन स्वीकार करती है कि वह उसके संकल्प का सम्मान करती है। उस समय मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ को उसकी बहन को बचाने से मना करने के लिए कमरे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। जेन मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं चाहती कि वह आए क्योंकि वह चाहती है कि वह परिवार की रक्षा करे। कैथरीन फिर अपनी संपत्ति में बेनेट की देखभाल करने की पेशकश करती है ताकि जेन और एलिजाबेथ जा सकें। जब दोनों पुल पर पहुंचते हैं तो सैनिक उन्हें और एक खाई में फंसे जॉम्बी पर बम फेंकता है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है तो एक प्राणी उसके दुपट्टे से उसे पकड़ लेता है। सौभाग्य से जेन दुपट्टे को काटने और उसे विस्फोट से दूर धकेलने के लिए समय पर पहुंच जाती है। पास में ही डार्सी अपनी तलवार से एक और जॉम्बी को मारता है, लेकिन जमीन से मरे हुए हाथों का एक झुंड ऊपर उठता हुआ पाता है। एक बहुत बड़ा जॉम्बी उस पर पीछे से हमला करने वाला होता है। हालांकि एलिजाबेथ पहले उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। वह बताती है कि वे एक जॉम्बी कब्रिस्तान पर खड़े हैं, इसलिए वे जागृत शरीरों को मारने के लिए जमीन पर वार करना शुरू कर देते हैं। बाद में एलिजाबेथ उसे अपनी बहन के चर्च में होने के बारे में बताती है और डार्सी को उसे सूचित करना पड़ता है कि इमारत 5 दिन पहले जल गई थी, इसलिए उसकी बहन शायद मर चुकी है। जब डार्सी वहां से निकलता है तो पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था। उसने एलिजाबेथ से कहा कि चर्च उसे खतरे से दूर रखने के लिए बंद किया गया था, लेकिन इमारत वास्तव में ठीक है। वह चर्च के चारों ओर छिपता है और सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को जॉम्बी के एक झुंड का मार्गदर्शन करते हुए देखता है। इस बीच एलिजाबेथ ने देखा कि बिंगले चर्च की ओर जाने वाली सड़क को देख रहा है, न कि उस पुल को जहां उसे विस्फोट की निगरानी करनी है। इससे उसे एहसास होता है कि डार्सी ने झूठ बोला है और वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाती है।
सैन्य शिविर में एक व्यक्ति को पता चलता है कि किसी ने मृत सैनिकों के सभी दिमाग चुरा लिए हैं। डार्सी के पास वापस वह पिछले दरवाजे से चर्च में प्रवेश करता है और लीडिया को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। एक दीवार पर उसे पता चलता है कि विकम जॉम्बी के साथ लंदन पर हमला करने की योजना बना रहा है। उस समय विकम दिखाई देता है और डार्सी उसे लीडिया के बदले पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन विकम उसे ठुकरा देता है और गोली चलाता है। गोली एक गेट पर लगती है और शोर से भीड़ सतर्क हो जाती है, जो तुरंत कमरे में घुस जाती है। पता चलता है कि डार्सी ने उन्हें हिंसक बनाने के लिए सैनिकों का दिमाग खिलाया था। जबकि विकम खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, डार्सी लीडिया को बचाने के लिए जंजीर तोड़ देता है। उसी समय उसका घोड़ा खिड़की से सलाखें खींचता है ताकि उसका मालिक बच सके। बाहर निकलने के बाद डार्सी लीडिया को अपने घोड़े पर बिठाता है और उसे पुल पर भेज देता है। फिर वह विकम से भिड़ने से पहले कुछ जॉम्बी को मार गिराता है, इसलिए तलवारों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि जॉम्बी चर्च से बाहर भागते हैं। दूरी पर एलिजाबेथ सवारी करना जारी रखती है और लंदन को भयावह रूप से जलते हुए देखती है। उस पल वह लीडिया को देखती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसे सुना नहीं जाता है। जॉम्बी की भीड़ उसके पीछे दिखाई देती है और एलिजाबेथ उसे पार करने के लिए अपनी तलवार निकालती है। लीडिया विस्फोट के लिए तैयार होने से ठीक पहले पुल पर पहुंच जाती है। चर्च में वापस पुरुष लड़ाई जारी रखते हैं और डार्सी अपने प्रतिद्वंद्वी को चाकू मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विकम ठीक है, क्योंकि वह हमेशा से ही मरा हुआ था और डार्सी के प्रति अपनी नफरत के कारण उसने दिमाग की इच्छा को दबा दिया था। विकम बताता है कि 4 घुड़सवार नरक से उठे हैं और वह मसीह विरोधी है जो उनका नेतृत्व करेगा। वह डार्सी का गला घोंटना शुरू कर देता है और उसका सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक देती है, उसके हाथ को काटकर और अपने घोड़े से उसे रौंदकर। इसके बाद यह जोड़ा एलिजाबेथ के घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है, जबकि जॉम्बी की भीड़ उनका पीछा करती है। वे पुल पर पहुंचते हैं ठीक उसी समय जब सैनिक बमों को सक्रिय करते हैं और बहनों को लगता है कि एलिजाबेथ परिणामी विस्फोटों से मर रही है। हालांकि जब धुआं साफ होता है, एलिजाबेथ मलबे पर रेंग रही होती है। वह डार्सी के बेहोश शरीर को अपने पास पाती है और उसे चूमते हुए रोती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है। कुछ दिनों बाद बिंगले जेन से शादी करने के लिए कहता है और वह स्पष्ट रूप से हाँ कह देती है। डार्सी अपने कोमा से उठता है और एलिजाबेथ को बताता है कि उसने पुल पर उसे चोट पहुंचाई है। वह उसे प्रपोज करता है और वह उन्हें चूमने से पहले हाँ कहती है। जोड़े एक साथ शादी करते हैं और कोलिंस विवाह संपन्न कराते हैं। हर कोई तब तक खुश रहता है जब तक वे विकम को जॉम्बी की भीड़ के साथ आते नहीं देखते।